आओ देखते हैं अब एक नया टॉपिक, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। ठीक है ना। अब देखो पहले तो क्या है, एक चीज़ में समझो, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है राजभाषा। ये राजकीय भाषा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये वर्ड नहीं है राजकीय। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इसमें राजकीय, जब ऑफिशियल का ट्रांसलेट करता है तो ये नहीं लिखा हुआ, ये राजभाषा है। तो हिंदी जो है ना, अभी अपन बात करेंगे, जैसे हिंदी की बात आएगी तो हिंदी क्या है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब इसको अपन बोलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे राजभाषा, ना कि राजकीय, ना कि राष्ट्रीय, नेशनल भी नहीं है। ठीक है ना, ये राजकीय है, ये क्या है, ये राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर थोड़ा सा क्या है, इस टॉपिक का जो बैकग्राउंड है ना, इस टॉपिक का बैकग्राउंड छुपा हुआ है लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है ना, तो वो क्या है, इस टॉपिक के लास्ट में वो एडिशनल मैटर के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, ये वाला डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जैसे अपन सारा देखेंगे टाइमलाइन के रूप में आएगा कि सबसे पहले मैंने देखो इसमें लिखा है पोट्टी श्रीरामल्लू की डेथ होती है 1952 में। फिर तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में सबसे पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश गठित होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर उसके ये हो गया 1952 की बात है। ठीक है ना, उससे पहले जैसे अपन क्या देखते हैं कि एस के धरा आयोग 1948 में से रिजेक्ट कर दी थी कि भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। 49 में इसमें रिजेक्ट कर दी थी। फिर बीच में ये इंसिडेंट आता है 52 वाला, वो यहाँ टेबल में मैं यहाँ ऐड कर दूंगा सीक्वेंस के रूप में। और फिर इसकी सिफारिश के फिर फजल अली आयोग बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो फजल अली तो इसके हेड थे, इसमें मेंबर थे हृदयनाथ कंजरू और के एम पनीकर। इसने सिफारिश करी थी कि हाँ, कि अपन रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं लिंग्विस्टिक आधार पे राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो ये तो क्या था, ये इस टॉपिक का बैकग्राउंड है, तो वो तो चीज़ अलग है, ये पहले हिस्ट्री के रूप में काम करेगी। लेकिन जो अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे ना, जो अपना टॉपिक है सब इस चैप्टर के हिसाब से, वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। मतलब आज़ादी की बात की वो बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी गई उसकी। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, और अधिनियम भी आएगा वो राजभाषा अधिनियम ही आएगा, ना कि राजकीय भाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ओके, है ना। तो इसमें अब अपन देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। संविधान के किस कौन से अपने पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 17। ठीक है, 17 राजभाषा अधिनियम, राजभाषा, बार बार बोलो राजभाषा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 से 351, ये है ना आर्टिकल, जब अपन मैच द फॉलोइंग वाली क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये 343 आर्टिकल से मैच होएगा, राजभाषा अधिनियम। ठीक है, हिंदी। अब देखो ये याद कैसे रहता है, 343 है ना ये, तो अपन है लिखते हैं, ये है ऐसे है, तो ये ऐसे, मेरे को तो ऐसे याद है। और 7 फेरे 7 वतन 7 समुंदर, तो अपनी राजभाषा हिंदी। ठीक है, तो एक तो पहले तो चीज़ ये है, 7 से 17 याद रहेगा। फिर दूसरा अपन देखें कि इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं पार्ट नंबर 17 के अंदर। ये 4 चैप्टर, यूनियन, रीजनल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर्स कोर्ट, और स्पेशल डायरेक्टिव्स, विशेष निर्देश, है ना। संघ की भाषा क्या होगी, यूनियन की भाषा क्या होगी, क्षेत्रीय रीजनल भाषा क्या होगी, तीसरा न्यायिक जुडिशियल की भाषा क्या होगी, जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स की, और विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स। ऐसे करके चैप्टर नंबर 17 के अंदर 4 पार्ट, मतलब 5 पार्ट नंबर 17 के अंदर 4 चैप्टर हैं। और जो आर्टिकल जहाँ से ये आर्टिकल जिन पे ये पूरा पार्ट फैला हुआ है, आर्टिकल नंबर 344 से 351 तक ये बात है, 351। समझ गए। तो अब सबसे पहला इसमें चैप्टर अपना देखते हैं, चैप्टर नंबर 1, यूनियन की भाषा क्या होगी, कि संघ की राजभाषा क्या होगी, व्हाट विल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, तो इसमें साहब आपने क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के संदर्भ में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा क्या होगी, यूनियन की हिंदी भाषा होगी और देवनागरी लिपि होगी। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। ये भाषा और लिपि का क्या फ़र्क होता है, या जैसे लिपि की जो अपने भाषा देखी, हमें डेफिनेशन देखी लिपि की, वो क्या है कि भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको अपन लिपि बोलते हैं, लिपि। ठीक है, भाषा लैंग्वेज, और लिपि को अपन बोलते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है ना। अब जैसे ये क्या होता है लिपि और भाषा में फ़र्क, मैंने कई बार समझाया, वापस समझ लो। कि जैसे मैंने लिखा आई लव माई नेशन, ठीक है, ये मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा आई लव माई नेशन, लिखा। फिर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उर्दू में लिख दिया आई लव माई नेशन। ठीक है, फिर मानो जैसे मैंने चाइनीज़ के अंदर लिख दिया आई लव माई नेशन। ठीक है, अब आप इसमें जैसे देख रहे हो कि जैसे आई लो, अब इन चारों के अंदर जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ, आई लो माई नेशन, आई लो माई नेशन, आई लो माई नेशन, आई लो माई नेशन।
तो इन चारों के अंदर जो भाषा है ना, जो लैंग्वेज है, वो क्या है, इंग्लिश है। लेकिन इन चारों के अंदर जो स्क्रिप्ट है ना, वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा तो इसके अंदर भाषा, मतलब भाषा तो इंग्लिश है लेकिन स्क्रिप्ट लैटिन है। आई लव माई नेशन, इसके अंदर भाषा इंग्लिश है लेकिन लिखने का जो है स्क्रिप्ट वो है देवनागरी। ये मैंने उर्दू लिखा तो उर्दू की जैसे जो लिपि है वो उर्दू ही है, ठीक है। और चाइनीज़ लिखा, चाइनीज़ की जो लिपि है, चाइनीज़ भाषा की जो लिपि है दैट इज़ मंदारिन। समझ गए? तो ऐसे है। तो ये भाषा है और ये भाषा है, और फिर अपन भाषा तो बोल के सुना सकते हैं, और लिपि लिखित। बोलने में तो सब में आई लव माई नेशन, आई लव माई नेशन आ रहा है, लेकिन लिखने में अलग अलग हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा के लिखित रूप को लिपि बोलते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज स्क्रिप्ट। वो लिखी किस रूप में जाएगी, लिखी कैसे जाएगी, वो स्क्रिप्ट डिसाइड करती है, ऐसे, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, भाषा कौन सी है, हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी, ना कि लैटिन, मंदारिन, ये ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ठीक। तो एक चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरा अपन बात करें कि संख्याओं की, क्या संख्याओं का में कैसे है, तो संख्याओं में कौन सा फॉर्मेट है, इंटरनेशनल, ना कि देवनागरी। देवनागरी फॉर्मेट कौन सा था संख्या का, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अपन लिखते हैं ऐसे एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया अपने 7, ये हो गया 8 ऐसे भी लिखते हैं कॉलम, ठीक है, और फिर ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ये देवनागरी फॉर्मेट है, ये समझ गए ना। जैसे अपन, आपने कभी सुना होगा 36 का आंकड़ा, जैसे जिन दो लोगों में बनती नहीं है तो उसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा। तो उसमें ये ऐसे है, ये 3 ऐसे लिखते हैं और 6 ऐसे लिखते हैं, सॉरी 3 ऐसे लिखते हैं और ये 6 ऐसे लिखते हैं। तो ये आप जैसे देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ भिड़ा के बैठे हुए हैं, 3 और 6। तो इसलिए बोलते हैं जिन दो लोगों में बनता नहीं है, हिंदी में बोलते हैं कि 36 का आंकड़ा है इन दोनों के बीच में, तो वैसे है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भारत के में जो नंबर सिस्टम होगा वो इंटरनेशनल फॉर्मेट होगा। कैसे का मतलब कि नंबर ऐसे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ना कि ये देवनागरी फॉर्मेट नहीं लिखा जाएगा। कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आपने देखे होंगे तो उसमें ये ऐसे लिखा रहता है। तो 1990 लिखेंगे तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कैसे लिखा जाएगा, 1990, है ना। कई बार जैसे आप बीए वगैरह आपने सब कर ली, लेकिन कई बार कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है तो दादाजी बोलते हैं ये पढ़ के दिखा रहे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें 386 लिखा हुआ है तो 303, ठीक है ना, ये 8, ठीक है, और ये 6। तो फिर ये आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो दादाजी बोलेंगे कि यार तुम क्या पढ़ाई करके आए, चलो तुमको लिखना है जो या अंक लिखे हुए ये नहीं आ रहे समझ में। तो वो दादाजी को कौन बताया कि दादाजी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है न्यूमेरिकल सिस्टम में इंडियन इंटरनेशनल लिखा हुआ है ना कि देवनागरी, इसलिए मैं ए कौन पढ़िया, मैं तो ए पढ़िया था। तो फिर दादाजी बोले थे कहीं पढ़ रहा है उसे यार, तो इस बढ़िया तो गाँव में ही खेती वेती कर लेता है कि नहीं, तो ऐसे फजीती भी हो जाती है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सीख लो भाषा। अब लिपि अपनी ही है यार। अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे आई लव माई नेशन तो बस इतनी देर का तुम्हारा प्यार था क्या, ऐसे नहीं यार, है ना। तो ऐसे समझो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है। फिर अपन देखते हैं अब 1950 से पहले व बाद, ये एक चीज़ देख लेते हैं। अब देखते हैं 1950 से पहले व बाद। सबसे पहले देखो क्या था कि यूज ऑफ इंग्लिश की टिल 15 साल तक, मतलब 15 साल तक रहेगा क्योंकि भाई ये ज्वलंत मुद्दा था। तो 1950-15 मतलब 1965 तक रहेगा और उसके बाद भी बनता रहेगा, चलता रहेगा इंग्लिश का यूज़, अपन देख लेंगे समय समय पर, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो कमीशन गठित हुए फर्स्ट 1950 के बाद, इसने बोला था 1950 के बाद होएगा तो 1950 के बाद होएगा, ये होएगा 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, और फिर 1960 के बाद भी होएगा, ठीक है ना। हर 10 साल पे होता रहेगा, या 15 साल की बोली थी लेकिन वो 10 साल के बाद होता रहेगा। और ये कमीशन क्या करेंगे, हिंदी के यूज़ को तो प्रमोट करेंगे और इंग्लिश के यूज़ को डिमोट करेंगे, कम करेंगे समय समय पे, ऐसी बात थी। तो ये पहला वाला तो 55 में गठित हो जाएगा, दूसरा वाला अभी तक भी नहीं हुआ, समझ गए, ये चीज़ है। फिर ये जो कमीशन का गठन है, ये कमीशन का गठन कौन करेगा, कमीशन का गठन राष्ट्रपति करेगा, समझ गए। मतलब आप आपसे पूछा जाए कि राजभाषा संबंधी जो कमीशन है उसका गठन कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट्री कमेटी को, भाषा आधार पर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, मैंने समझाया हुआ है चैप्टर में पहले। और फिर ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो कमीशन गठित करने की बात थी कि यूनियन की राजभाषा क्या होगी, तो पहला कमीशन 1955 में गठित किया गया। उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। कॉन्स्टिट्यूट किया राष्ट्रपति ने, जैसे बताया कि राष्ट्रपति करता है हमेशा गठित। रिपोर्ट दी 56 में, और पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो हेड करी इसके संबंध में सारा, वो जीबी पंत की अध्यक्षता में,
ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ भाई पंत जो प्रथम कृषि मंत्री थे अपने भारत के, वो। सेकंड कमीशन क्या है, जो ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ अभी तक भी, ठीक है, एक ही हुआ 1955 में। तो पूछा जाए राजभाषा संबंध में जो एक फर्स्ट कमीशन गठित हुआ था कब हुआ, 1955 में, किसकी अध्यक्षता में, बीजी खैर की अध्यक्षता में। और ये पार्लियामेंट्री कमीशन की इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, मतलब कमीशन अपनी सिफारिश देगा पार्लियामेंट्री कमेटी को, और पार्लियामेंट्री कमेटी फिर राष्ट्रपति को वो फाइनल सिफारिश देंगी। तो बीजी खैर ने अपनी सिफारिश दी पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि हेड जिसकी थी, जिसके हेड थे जीबी पंत। तो मतलब बीजी खैर ने अपनी सिफारिश दी जीबी पंत को। तो देखो ये आ रहा है बीजी और ये आ रहा है जीबी, आगे ना अक्षर रिवर्स हो गया ना, बीजी जीबी ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को ये चीज़ में ध्यान में रखनी है। कमीशन देता है सिफारिश पार्लियामेंट्री कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी फिर वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देते हैं, फिर राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि जो ये 56-55 में अधिनियम बना, सेकंड कमीशन बनानी, फिर क्या है, जब ये समय समय बात उठी कि यार इंग्लिश को कब तक रखेंगे, इंग्लिश का कम करो, हिंदी का बढ़ाओ दो, तो 1963 के अंदर आया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, OLA, राजभाषा अधिनियम, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने इंग्लिश को लेके क्या बोला कि 1965 के बाद, 1960 के बाद भी जो है अपन हिंदी को प्रमोट करेंगे, और साथ साथ में इंग्लिश को समय समय पर जैसा अपन को लगेगा अपन डिसीजन लेते रहेंगे, घटाना है या बढ़ाना है। ना ये बोला घटाना, ना ये बोला बढ़ाना, लेकिन समय समय पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हिंदी को तो अपन को बढ़ाना ही बढ़ाना है, इंग्लिश पे समय समय पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे 1963 वाले ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट OLA ने बोला। ओला मत कर देना इसको, कहीं आप OLA ओला कर दो या OLX कर दो, समझ गए। फिर 1967 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ कि विशिष्ट मामले, स्पेशल केसेस जो होंगे उनमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का एडिशन निकलेगा। 1976 में समिति बनी जिसमें टोटल मेंबर 30 थे, 20 लोकसभा से थे, 10 राज्यसभा से थे, जिसने इसी इशू पे चर्चा करी, क्योंकि वही वो 65 के अंदर अधिनियम बनना था, ये मैं बता रहा था ना, मतलब कमीशन बनना था, जो मैंने बताया ना यहाँ पे 1960 के बाद अधिनियम कमीशन बनना था, लेकिन वो कमीशन नहीं बनाया। अपन ने सीधा सीधा क्या किया कि एक्ट बनाया 63 के अंदर, उसमें चर्चा करी। फिर एक्ट में 4 साल बाद अमेंडमेंट हुआ, 63 से 4 साल 67 में अमेंडमेंट हुआ, और फिर डिजिट पलटे तो 76 आ गया। इसमें कमेटी बना के इस इशू पे अपन ने निर्णय लिया, जिससे कि कल को फजीती नहीं होगी 60 के बाद कमीशन बना था, आपने क्या किया, माना कमीशन नहीं बनाया, लेकिन 63 में एक्ट बनाया, 67 में उसमें अमेंड किया, और 76 में फिर वापस से उसमें अपन ने चर्चा के लिए उस एक्ट पे समिति अपन ने बनाई। तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो पार्ट नंबर 17 का पहला चैप्टर यूनियन, वो ये बोलता है कि यूनियन की भाषा जो है, राजभाषा जो है, वो क्या होगी, वो देवनागरी होगी, मतलब हिंदी होगी, और किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट। और नंबरों का क्या होगा, नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट में होंगे, ना कि देवनागरी के अंदर। पहली चीज़ तो अपन ने ये समझी। दूसरी ये समझी कि कमीशन का गठन किया जाएगा 1950 के बाद 15-15 साल पे। तो पहला अपन ने 50 के बाद गठन करना, तो 55 में किया बीजी खैर की अध्यक्षता में। फिर उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको अपनी सिफारिश दी, उसके हेड जीबी पंत थे। सेकंड कमीशन जो 60 के बाद गठित होना था, वो आज तक नहीं किया। हाँ, 60 के बाद हमने एक एक्ट बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें बोला गया कि हिंदी को तो अपन प्रमोट करेंगे, और हिंदी को तो प्रमोट करेंगे, और इंग्लिश के संबंध में समय समय पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और फिर 67 में इसको अमेंड किया, विशिष्ट मामलों में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को यूज करेंगे। और 76 के अंदर अपन ने इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसमें 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से थे, ठीक है। ऐसे तो ये तो हुई यूनियन की बात। अब अपन देखते हैं सेकंड जो चैप्टर है रीजनल लैंग्वेज के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में क्या बोलता है पार्ट 17। क्षेत्रीय भाषा क्या होगी, कैन बी हिंदी और एनी अदर इवन इफ इट इज नॉट इन 8th शेड्यूल। रीजनल भाषा कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, मतलब हिंदी हो सकती है, या जैसे अपन दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत, अभी ये 8 लैंग्वेज अभी नीचे आएंगी टोटल, तो ये जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं आज की तारीख में, इनमें से कोई सी भी एक रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है ना। मतलब 8 में जो 22 है उनमें हो सकती है, और इनमें नहीं है कोई, तो वो भी एक रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इन 22 भाषाओं के अंदर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश कई राज्यों के अंदर राजभाषा है, या यूँ कह लो कि इंग्लिश कई राज्यों के अंदर रीजनल लैंग्वेज है, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में, जिस नागालैंड हुआ ऐसे। तो अपन को समझना है क्या कि 8th शेड्यूल जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। मतलब देखो, हिंदी हो सकती है,
8 शेड्यूल जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं 8 शेड्यूल के अंदर जो लिखी हैं वो हो सकती हैं, और उनके अलावा भी कोई हो सकती है, जैसे इंग्लिश। समझ रहे हो, 8 शेड्यूल के अंदर इंग्लिश नहीं है। देखो ये 8 शेड्यूल की भाषाएं लिखी हुई हैं, ये सारी मूल रूप से 14 थी, फिर सबसे पहले अपने सिंधी जुड़ी, ये सारा, इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? ऐसे चलो यहाँ आएंगे, अभी पहले ये देख लेते हैं, है ना। ये तो रीजनल लैंग्वेज की बात ये हो गई। रीजनल लैंग्वेज के अंदर 3 शब्द अपन को याद रखने, या तो हिंदी, या 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं वो, या 8 शेड्यूल के अलावा भी कोई। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, ठीक है। ये फिर सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बीच में, मतलब सेंटर और स्टेट जो रिलेशंस हैं उन वो किस लैंग्वेज पे डिपेंड होंगे, या किस लैंग्वेज के अंदर अपने संवाद करना है, सेंटर को स्टेट को सेंटर से, या सेंटर को स्टेट से कोई इशू है तो संवाद किस भाषा में करना है, वो संवाद इंग्लिश में होगा। तो अब आपसे ये पूछा गया कि संपर्क भाषा क्या है। संपर्क मतलब राज्य केंद्र से या केंद्र राज्यों से संपर्क करेंगे, कोई इशू है तो वो किस भाषा के अंदर होगा, वो ओनली इंग्लिश में होगा। समझ गए? क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी ने तमिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु ने तमिल चुन रखी है, अब सेंटर में तो तमिल समझने वाले बहुत कम है, तो इसलिए ये इंग्लिश को रखा गया, क्योंकि इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज में काम करती है। अमॉन्ग स्टेट्स, राज्यों को, मतलब 28 राज्यों को आपस में किसी से किसी को बात करनी है तो वो भाषा क्या होगी, वो संपर्क भाषा वो हिंदी होगी। अब आपने देख लिया क्या कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है संपर्क भाषा वो क्या है, वो इंग्लिश है, और ये स्टेट है, सॉरी, सेंटर और स्टेट के बीच में संपर्क भाषा वो इंग्लिश है, और स्टेट्स के बीच में संपर्क भाषा है वो हिंदी है। ये चीज़ यहाँ समझाना चाह रहे हैं। समझ गए? ऐसे अपन बता रहे। रीजनल लैंग्वेज को फॉर्मल लैंग्वेज डिक्लेयर करना वो कौन है करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नागालैंड ने इंग्लिश कर रखी है अपनी राजभाषा, तो किसकी परमिशन से? राष्ट्रपति की परमिशन से। ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है अपने को। क्योंकि मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट का बोले मैं तो चाइनीज करूंगा, तो परमिशन कौन देगा? तो हो सकता है गवर्नर बायस हो जाए, परमिशन कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे। तो राष्ट्रपति सेंटर मानेंगे, गृह मंत्रालय से आएगा उनके पास, जैसा भी है राय गृह मंत्रालय की, फिर वो ऐसे रहेंगे। समझ गए? ये चीज़ है। तो क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में अपन ने 3 चीज़ देखी, हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज 22, या कोई और भी अलग जैसे इंग्लिश। फिर सेंटर स्टेट के बीच में इंग्लिश, स्टेट के बीच में हिंदी, और रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा है किसी राज्य के द्वारा, तो किसकी परमिशन से दिया जाएगा? राष्ट्रपति की परमिशन से दिया जाएगा। समझ गए? ऐसा। फिर जुडिशरी की भाषा क्या होगी? जुडिशरी जैसे अपन देखते हैं यूनिफाइड जुडिशरी, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सेशन, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी की भाषा क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी? ओनली इंग्लिश, ठीक है। फिर ये तो जुडिशरी की बात होगी। फिर अपन जैसे देखते हैं कि सेंटर, CNTRN, सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट लिखा हुआ ये, ठीक है ना। सेंटर स्टेट की जो भाषा है, मतलब सेंटर, इसको सही करना, सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट में देखो इंग्लिश के अंदर क्या क्या होगा? बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, सब रूल्स, ये इंग्लिश के अंदर तो मस्ट है। आपका मन करता है तो आप हिंदी में निकालो, नहीं इंग्लिश में तो निकालने मस्ट है। समझ गए? ऐसे है। तो जुडिशरी की भाषा, और जितने भी एक्ट्स, खासतौर पे जैसे बिल ही एक्ट बनता है आगे जाके, तो बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, मतलब एक्ट का सिंपल रास्ता, जो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, गवर्नर जो बनाता है, और सब रूल्स, ठीक है ना, उपनियम, ये सारे जो है इनकी भाषा होगी इंग्लिश, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वही क्या बोलता है कि सिक्योरिटी ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये क्या है? जैसे भाषा के आधार पर अपन देखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर है, बीएससी, अपने एमएससी, बीजेपी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि क्या कंप्लेंट किस भाषा में करेंगे? इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, या रीजनल लैंग्वेज कोई सी भी। प्राइमरी एजुकेशन किस भाषा में देंगे? अपनी ये मदर टंग के अंदर, ठीक है। इसके संदर्भ में राष्ट्रपति स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर जैसे मुस्लिम में उर्दू की में प्राइमरी एजुकेशन की बात है। इंक्वायरी के लिए अगर कोई ग्रीवेंस है तो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, और वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। स्पेशल ऑर्डर संबंध में कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के संबंध में कमीशन का, इंक्वायरी कमीशन राष्ट्रपति गठित करेंगे स्पेशल ऑफिसर के रूप में, और मदर टंग क्या डिक्लेयर करनी है तो वो संबंध में राष्ट्रपति ही निकालेंगे ऑर्डर।
तो आपने देखा कि भाषा के संबंध में, चाहे रीजनल भाषा हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के संबंध में जो भाषा का डिसीजन वो किसका है, फुल एंड फाइनल या बाइंडिंग, राष्ट्रपति का। रीजनल लैंग्वेज नागालैंड को इंग्लिश करनी राष्ट्रपति की परमिशन से, उर्दू करनी है उसको जैसे, या और क्वेश्चंस में जैसे मान लो कोई करनी है भाषा मदर टंग, तो वो किसकी परमिशन से, वो राष्ट्रपति की परमिशन से। ये आप लोगों को समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स की बात हुई। फिर अपन देखते हैं अपने 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, या तो ये 3 तो अपन तो ध्यान रखो, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। अब ऊपर से नीचे आप आओगे तो कश्मीरी पंजाबी, जैसे भारत के नक्शे पर आएंगे कश्मीरी पंजाबी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू तो भाई इतिहास की भाषा है, हिंदी मेन, फिर बाद में संस्कृत हुई, गुप्त काल के बाद अपन देखते हैं, और फिर बाद में जब मुगल काल आया तो अपन उर्दू देखते हैं। वैसे दिल्ली सल्तनत और जो अपने मुगल इंडिया थी तो उनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, उर्दू आम बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। ये पूछा था कोड लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया में क्या थी, तो दैट वाज पर्शियन, फारसी। चलो आओ, आप ऊपर से अपन चलेंगे तो कश्मीरी पंजाबी आ गया। फिर यहाँ से ये एम्फीबियन चालू हो जाएंगे, उभयचर राज्य जैसे जो है, तो देखते जाओ, देखो गुजरात आ गया, मराठी आ गया, कन्नड़ आ गया, मलयालम केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, तेलुगु आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, बंगला आ गया, असम आ गया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एम्फीबियन राज्य चले उभयचर। फिर इसके बाद जो सबसे पहले जुड़ेगी, ये तो देखो ये 14 जो है 14 मूल तो ये थी, क्वेश्चन आता है ओरिजिनली कितनी थी, तो 14 थी। 8 बाद में जोड़ी गई में जो सबसे पहले थी वो कौन सी थी, तो अपन जिस क्रम में इधर से चले तो उसी क्रम में वापस इधर से चलेंगे। तो भाई गुजरात के पास देख लिया, तो राजस्थान के पास देख लिया, तो सिंध रहा, तो सिंध एक तो इसमें राजस्थानी नहीं है, ठीक है ना, इसमें राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी को देने की बात चल रही है। तो राजस्थान और गुजरात के बगल में अपन देखते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो सिंधी हो गया सबसे पहले जुड़ी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 से। फिर उसके बाद में 92 के अंदर जुड़ी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3। मतलब देखो ये 1 2 3 क्या लिखा हुआ है ये समझो आप। 1 से तो मतलब है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 2 से क्या लिखा हुआ है 1992 वाला 2, और 3 से क्या लिखा हुआ है 3 भाषा KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी जैसे अपन देखो यूँ देखते हैं, भारत है तो पहले तो सिंधी आ गई, फिर ये कोंकणी आ गया, इधर ये मणिपुरी आ गया, उधर ये नेपाली आ गया। तो ऐसे अपन को ये फिगर एक रूप में ध्यान में रखनी KMN। और 1 2 3 क्या है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और 3 क्या है 3 भाषाएं KMN, कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली। नेपाली देखो बाहर आ गई, नेपाली भारत से बाहर की, लेकिन है अपने नेपाली वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 के अंदर, 12वां संविधान संशोधन 2003, इसके अंदर जुड़ी तो संथाली, बोडो संथाली, डोगरी और मैथिली, BSDM, ठीक है, बॉस SDM, बोडो संथाली, डोगरी और मैथिली, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से। ये आपको ध्यान होगा, मैंने 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपन बार बार देखते हैं, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 वाला 2003 है ना, उसमें अपन जैसे देखते हैं कि 15% जैसे जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, लोकसभा का 15% और राज्यों में राज्यों की विधान परिषदों का 15%, PM और CM को मिला के, सेंट्रल PM को मिलाएंगे, स्टेट में CM को मिलाएंगे, तो ये 15% है। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उससे अगले की बात है 92, दोनों 2003 के, समझ गए। ऐसे अपन को समझना है। बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, बोडो आसाम की हो गई, ठीक है, संथाल परगना झारखंड की हो गई, डोगरी कश्मीर की हो गई, और मैथिली अपने नॉर्दर्न बिहार, जो नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, वैशाली, चंपारण, उधर है मैथिली, ठीक है। ऐसे मैथिली शरण शर्मा हमने नाम सुना ही होगा, समझ गया। तो बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, बोडोलैंड असम जो अपन देख रहे हैं, कोकराझार, जलपाईगुड़ी तो वेस्ट बंगाल, और इधर कोकराझार जो अपन जिला देखते हैं अपने असम, चिकन नेक वाला जो एरिया है, मतलब जैसे ये वेस्ट बंगाल, फिर ये इधर नॉर्थ ईस्ट आ जाता है ऐसे, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है पूरा। तो ये चिकन कॉरिडोर है, मतलब मुर्गे की गर्दन की तरह ये एरिया, तो ये अपने बोडोलैंड है असम के अंदर इधर, ठीक है। बक्सा, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, इधर ये बक्सा है, समझ गए। तो ये बोडो है। तो ये 22 भाषा हो गई अपने 8 शेड्यूल की। फिर एक महत्व क्या है, देखो राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व होता है, किसी भाषा को राजभाषा देते, कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का दर्जा देते हैं अगर किसी भाषा को, तो क्या उसका महत्व होता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थानी भाषा को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे 8 शेड्यूल में, तो क्या होएगा, राजभाषा आयोग के अंदर उसका प्रतिनिधित्व, राजभाषा आयोग वही BG खैर वाला जो अपन ने अभी पढ़ा था, फिर 65 में बना था, लेकिन 60 के बाद बना था, लेकिन वो बना नहीं है, ठीक है। फिर भाव, रूप, शैली का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है।
फिर एक आता है शास्त्रीय भाषाओं वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले तो ये समझो कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, जितनी शेड्यूल लैंग्वेज थी उसका आधा है 11, तो 11 का क्या रहेगा, दोनों 22 ऐसे। तो अब क्लासिकल लैंग्वेज में अपन देखते हैं 11 है, तो अभी लेटेस्ट के अंदर ये 5 जुड़ी, मूल रूप से 6 हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 2004 में, उसमें उस समय 6 थी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो संस्कृत आ गई वो पहले वाली, फिर देखो अब ये कन्नड़ कर्नाटका, देन उसके नीचे केरला, देन तमिलनाडु, तेलुगु और उड़ीसा, मतलब ये बिल्कुल यूँ ऐसे फ्लो में है, ठीक है। मतलब ये कन्नड़ कर्नाटका से स्टार्ट हुई, 1 मलयालम 2, तमिल 3, तेलुगु 4 और ये उड़िया 5, और संस्कृत अलग से, तो वो 6 हो गई। ये हो गई 6, और इस समय 11 है, तो 6 और 5 11, अब 5 और जोड़ी गई बाद के अंदर। तो 5 कौन कौन सी हैं, तो इसका मैंने क्लू बनाया MBA PP, है ना, चीज़ों को पीना पड़ता है, घोटना पड़ता है, तो MBA होता है। तो MBA PP, तो M से तो क्या है मराठी, B से क्या है बंगाली, और A से आसाम। ये यूं जाएगा, ये देखो M मराठी, देन बंगाली और आसामी, और PP से हो जाएगा अपने प्राकृत और पाली, ठीक है। पाली और प्राकृत, प्राकृत पाली, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये ध्यान में रखना है अपन को कि पाली जो है ना वो बुद्धिस्ट लैंग्वेज, बुद्धिस्ट लिटरेचर की लैंग्वेज है पाली, और जैन धर्म की है प्राकृत, है ना। प्राकृत विश्व भारती अपने मालवीय नगर के अंदर लाइब्रेरी है, मैं काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ उसके अंदर। अब तो लाइब्रेरी गली गली में, पहले तो 3 ही लाइब्रेरी थी जयपुर के अंदर वेल नॉन, यूनिवर्सिटी की राधा कृष्ण लाइब्रेरी दूसरी राजस्थान कॉलेज के सामने, और तीसरी ये जैन विश्व भारती MNIT के बगल में, अपन मालवीय नगर केलगिरी हॉस्पिटल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाली लाइब्रेरी संडे को बंद रहती थी, तो इसमें जैन प्राकृत के अंदर जाया करते, तो वहीं लिखा हुआ है जैन प्राकृत लाइब्रेरी, ठीक है। तो बुद्धिस्ट है पाली की, और जैनिज्म की है प्राकृत, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर किस टेक्स्ट में है, तो पाली के अंदर, और जैन प्राकृत के अंदर, ठीक है। जैन जो है वो प्राकृत, या यूँ मान लो जैसे जैन धर्म होते हैं दिगंबर, वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं, मतलब दिग ये दिशाएं हैं जिनका अंबर, तो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ऐसे जैन धर्म प्राकृत भाषा। फिर कोई भाषा को अपन क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पर तो रिटर्न हिस्ट्री होनी चाहिए करीबन 1500 से 2000 साल पुरानी, उसका रिच लिटरेचर होना चाहिए खुद का, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए लिटरेचर में, ना कि कॉपी पेस्ट। महत्व क्या होता है अगर किसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे, तो इंटरनेशनल प्राइज मिलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होते हैं उनमें फर्दर स्टडीज़ के लिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंट बनते हैं इस संबंध में लैंग्वेज के, तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का एग्जाम्पल बनता है। फिर देखो अपन एक चीज़ ये आप लोग को ध्यान में रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गई 22, ठीक है, और 11 हो गई अपने पास क्लासिकल लैंग्वेज। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये क्लासिकल है, CS ये CT है। अब एक सवाल ये आता है, क्या इनमें ओवरलैपिंग है, क्या ये 11 की 11 22 के अंदर शामिल है क्या, या आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वो कौन सी भाषा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा तो है, 8वें अनुसूची में तो है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, तो वो ये अपने यहाँ बता रखा है। देखो एक्सेप्ट संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, ऑल अदर क्लासिकल लैंग्वेज आर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। देखो संस्कृत को हटाओ, इसमें संस्कृत है ना, संस्कृत तो है, मैंने बताया था ना अभी भाई, हिंदी संस्कृत और उर्दू तो शुरू से ही हैं। पाली और प्राकृत को छोड़ के सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस है। इसमें करेक्शन कर देना, ये संस्कृत नहीं है, मतलब संस्कृत का मतलब संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज भी है, सिर्फ पाली और प्राकृत की बात है यहाँ पे, ऐसा हटा देना ये PP, समझ गए यू। तो देख लो मैंने बताया जब ओबेसर राज्य पढ़ रहे थे तो मराठी के बाद कन्नड़ आया था, ये कन्नड़ क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल है, मलयालम कॉन्स्टिट्यूशनल, तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल, तेलुगु है, उड़िया है, संस्कृत है, समझ गए। फिर ये MBA में मैंने बताया तो यूँ जाएगा, तो मराठी है, बंगाली है, आसामी है, समझ गए, ओरिजिनल रूप से थे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, इन दोनों में तुलना हुई है, इन दोनों में, इस लिस्ट में और इस लिस्ट के अंदर। आप खुद देख लो, मैं बता रहा हूँ संस्कृत कट रहा है तो देखो संस्कृत ये रहा, संस्कृत ये है ना संस्कृत, और देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल में कन्नड़ देख लो, मलयालम देख लो, तमिल देख लो, तेलुगु देख लो, उड़िया देख लो, असमिया देख लो, मतलब मराठी देख लो, असमिया देख लो और बंगाला देख लो। MBA आया था ना, MA आ गया, BA आ गया, ऐसे तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है इनको। 11 और 22 में सिमिलरिटी रखो। अब ये बता रहा था मैं, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, इसकी डिमांड, ये हिस्ट्री का वैसे टॉपिक है लेकिन फिर भी आप समझो, इसमें टेबल याद रखो आप, ये
फिर ये आयोग बने एस के धरा आयोग, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। तो एस धरा आयोग बना 1948 में, इसने रिजेक्ट किया कि नहीं, भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए देश में, नहीं तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एटली थे, चर्चिल के बाद एटली बने थे। एटली ने बोला था कि हम भारत से जा तो रहे हैं लेकिन आने वाले 2 साल में भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और 2 साल के अंदर ही विश्व के मानचित्र से भारत का नक्शा ही मिट जाएगा, क्योंकि भारत इतनी भाषाओं में वो है, कोस कोस पर बदले वाणी 3 कोस पर बदले पानी, मतलब कोस कोस पर बदले पानी 3 कोस पर बदले वाणी, है कि नहीं है। तो इतनी भाषाएं यहाँ पे, इतनी प्लुरलिटी, तो ये देश कभी रह ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या था, जो अपने स्वतंत्र सेनानी थे उनको डर था कि भाषा आधार पर अगर पुनर्गठन करेंगे राज्यों का तो देश टूट जाएगा। तो एस के धरा आयोग ने मना किया, आज़ादी के बाद बना ना, देखो 1947 के बाद। फिर जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। उस 1949 में उसने भी रिजेक्ट किया, उसी डर से कि नहीं नहीं यार गड़बड़ है, जो एटली का गया तो वो सही हो जाएगा। फिर फजल अली आयोग बना, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1953 में, इसने एक्सेप्ट किया यस कि बनाया जाना चाहिए, भाषाई पुनर्गठन होना चाहिए राज्यों का, इस आधार पर 14 राज्य बने। अब देखो ये इस पूरी जो कड़ी के अंदर है ना, एक लाइन यहाँ और जोड़ना 1952 वाली, ठीक है ना। 1952 में ये पट्टाभी सीरामल्लू जो है, ये आंध्र प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी थे। ये चाहते थे कि भाई भाषाई आधार पर तेलुगु भाषाई जो है ना क्षेत्र, वो अलग से एक राज्य बने मद्रास से हटके, क्योंकि मद्रास राज्य के अंदर ज़्यादा तमिल बोली जाती थी, लेकिन तमिलनाडु का जो उत्तरी भाग है, जो आज आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती थी। तो तेलुगु भाषा के आधार पे पुनर्गठन होना चाहिए और आंध्र प्रदेश अलग अलग राज्य बनना चाहिए, इनकी मांग थी। तो इन्होंने भूख हड़ताल करी, फिर भूख हड़ताल में इनकी मांग तो मानी नहीं गई, नहीं, इनकी डेथ हो गई 1952 में। तो एजिटेशन और ज़्यादा उग्र हो गया। तो उस एजिटेशन का भी प्रभाव पड़ा कि इस फजल अली आयोग ने को यस करना पड़ा। फजल अली आयोग में 3 मेंबर थे, 3 आ रहे हैं 1953, 3 फजल अली हेड, जस्टिस फजल अली हेड, हरिनाथ कंजरू, एच एन कंजरू और के एम पन्नीकर, इसने यस किया था। और फिर देखो जो इनका डर था धरा आयोग और जेवीपी कमीशन को, वो डर तो देखो आज भी अपन देख रहे हैं। आज भारत टूटने की जगह मजबूत हो रहा है, जो फेडरेशन है या यूनियन जो है भारत का, ये तो जिस चीज़ से हमें डर लगता था वो केवल हमारा वहम ही था। भारत तो बहुत मजबूत तरीके से आगे खड़ा हुआ। मेंस में क्वेश्चन आया, IAS मेन में आया, GS के अंदर आया कि वो कौन सा इशू था, वो ये था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो अभी जब ऊपर अपन देख रहे थे संघ की भाषा क्या होगी, तो मैं बता था ना कि हिंदी और इंग्लिश को लेके हमेशा डिस्प्यूट रहा। तो इनका ये कहना था कि इंग्लिश को कम से कम तवज्जो दो, रीजनल लैंग्वेजेस को दो। फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज का भी इशू आता है आफ्टर आज़ादी के बाद का, जो अपन इतिहास पढ़ते हैं उसमें 2 इशू आते हैं, एक तो भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी भारत की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज अपन ने देखी हिंदी है, लेकिन अपन समय समय पर इंग्लिश को लेकर डिसीजन लेते रहेंगे। इंग्लिश को रिजेक्ट नहीं किया गया। देख लो सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो इंग्लिश, जो एक्ट्स आएंगे सेंट्रल स्टेट के सब इंग्लिश में आएंगे। तो इंग्लिश को अपन रिजेक्ट नहीं किया है ऐसे, ठीक है। तो ये है तेलुगु आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में था विजयनगर, अपने विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय, वो तेलुगु में लिखी हुई अमुक्त माल्यद है कि नहीं, जामवती कल्याणम, उषा परिणयम भाषाएं में तेलुगु भाषा में लिखी, उषा परिणयम संस्कृत में है, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर बताया, देखो धरा आयोग 1948 में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जेवीपी कमेटी बनी, इसने 1949 में इसने रिजेक्ट कर दिया गया, फियर है ना, रिजेक्टेड, वार्न अगेंस्ट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर SRC कमीशन बना, फिर इसने यस कर दिया 1953 में बना। फिर इसकी रिपोर्ट आई 55 में, फिर 56 में अपना बना स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, जिसपे 14 राज्य बने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके, और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। मतलब यूनियन टेरिटरीज में कुछ जो आज राज्य हैं ये उस समय यूनियन टेरिटरी थे, जैसे अपने हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे नागालैंड, मणिपुर, वो यूनियन टेरिटरी फिर बाद में स्टेट बने। वो समझ गए, सॉरी यूनियन टेरिटरी वाले में नागालैंड नहीं, MMT है, ठीक है ना, MMT। तो कोई मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर 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 मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर के नीचे मिजोरम और त्रिपुरा, वो यूनियन टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे ही अपना है, यहाँ 1952 वाली लाइन बीच में जोड़ लेना, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। तो ऐसे था ये अपना राजभाषा वाला चैप्टर, शॉर्ट एंड स्वीट है, थोड़ा सा अपन को हिस्ट्री वाला टेंस दिया, थोड़ा बड़ा हुआ टॉपिक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपन को याद रखना, अपन को चैप्टर अपन ने देखा है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा पार्ट नंबर 17, आर्टिकल नंबर 343 से 351, 3 देखे, यूनियन, रीजनल, जुडिशरी की भाषा और
स्पेशल निर्देश थे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के संबंध में। राष्ट्रपति एम्पावर है उसमें, रीजनल लैंग्वेज में भी राष्ट्रपति एम्पावर है। ठीक है, फिर थोड़ा सा अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि ऑफिशियल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की क्या एक हिस्ट्री रही है। तो एस धर आयोग, एस के धर आयोग 48, जीवीपी 49 रिजेक्टेड दोनों ने। फिर 1953 में फजल अली आयोग, जस्टिस फजल अली, हरिनाथ कंजूरू, के एम पंडित का सदस्य, और उन्होंने यस किया भाषा आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। यस देयर शुड बी लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, या रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यस हुआ। और फिर 40 स्टेट्स और 6 यूनिटरी कार्व आउट हुए। और इससे पहले वाला 1952 वाला इंसिडेंट अपने पोट्टुपी श्रीरामुलु की डेथ हुई आंध्र प्रदेश में, जो कि तेलुगु लैंग्वेज के आधार पे रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड करते थे और आंध्र प्रदेश को ऑर्गेनाइज करने की बात करते थे। तो उनकी डिमांड के आधार पे 1953 में बना आंध्र प्रदेश। और फिर आंध्र प्रदेश बनने के बाद फिर आता है ये SRC, मतलब फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश तो पहले ही गठित हो गया था 53 के अंदर ही, और फिर उसे गठित करने के बाद ये SRC बना, फजल अली आयोग। समझ गए? मतलब 1952 में ये वाली डेथ जो है ना 53 के अंदर ही आ गया। 1953 आंध्र प्रदेश बाद फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट तेलुगु पे, तो वो लाइन यहाँ जोड़नी है। समझ गए? ऐसे ये चीज़ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था, इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अरिहंत में देखो, लूसेंट में देखो, तो समझ बनेगी अच्छी अपने को। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक।